Hello students, good morning everyone. A very warm welcome to Wings IS Daily Current Affairs Newspaper Analysis. द हिंदू न्यूज़पेपर का आज हम एनालिसिस करने वाले हैं एंड प्रेजेंटेड बाय मी प्रितपाल सिंह. नाउ मूविंग टू कोट ऑफ द डे. काइंडनेस इज अ लैंग्वेज दैट द डेफ कैन हेयर एंड द ब्लाइंड कैन सी. मतलब कि काइंडनेस एक ऐसी लैंग्वेज है, एक ऐसी चीज है जो कि डेफ को भी सुनाई दे और ब्लाइंड को भी दिखाई दे. इसका मतलब काइंडनेस हमें बहुत इंपॉर्टेंट वर्च्यू है एंड काइंडनेस हमें अपने अंदर डालनी चाहिए एंड वी शुड बी काइंड टू ईच एंड एवरी पर्सन वी कम अक्रॉस. सो दिस इज कोट ऑफ द डे. नाउ ये व्हाई शुड वी रीड न्यूज़पेपर, ये मैंने फर्स्ट लेक्चर में कवर किया था. यू कैन सी दैट. नाउ दिस इज टुडेज न्यूज़पेपर. कुछ ऐसा दिखता है. फर्स्ट शुक्रयान के बारे में कुछ है. देन एक्सपोर्ट्स ड्रॉप बाय 12.2%. ये सब कुछ है. देन नेपाल प्लेन क्रैश के बारे में इधर बताया हुआ है. सो ऑल दोस थिंग्स आर देयर. अच्छा, आज के न्यूज़पेपर में हम क्या इंपॉर्टेंट पढ़ने वाले हैं, ये सारी उसकी लिस्ट है. सो चलिए लेट्स स्टार्ट नाउ. फर्स्ट वन इज लीडिंग फ्रॉम द फ्रंट. इंडिया मस्ट एम्पलीफाई व्यूज ऑफ द ग्लोबल साउथ एज प्रेसिडेंट ऑफ द G20 समिट. सो G20 समिट इज एन इंपॉर्टेंट टॉपिक हमारे प्री के लिए भी, मेंस के लिए भी. वाई? बिकॉज रिसेंटली इंडिया को G20 की प्रेसिडेंटशिप मिली है. सो ये अब हम डिटेल में थोड़ा इसको पढ़ेंगे कि इंडिया हैज एज्यूम्ड द प्रेसिडेंसी ऑफ G20 फ्रॉम इंडोनेशिया. ये भी आपको याद होना चाहिए, कभी प्री में ऐसा क्वेश्चन आ जाता है कि हु वाज द प्रीवियस प्रेसिडेंट ऑफ G20. सो वो इंडोनेशिया था. उसके बाद इंडिया को प्रेसिडेंसी मिली है. कब मिली है? दिसंबर 2022 में. एंड ये 1 साल तक रहेगी, 1 ईयर तक. ठीक है. एंड ये एक इंडिया को अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड करती है कि इंडिया सेट करे ग्लोबल एजेंडा. जो प्रेसिंग इश्यूज है इंडिया को लगते हैं ग्लोबली, इंडिया उसको सेट कर सकता है व्हेन इंडिया इज द प्रेसिडेंट ऑफ G20. ओके. अब प्राइम मिनिस्टर हमारे नरेंद्र मोदी जी, उन्होंने डिस्क्राइब किया है कि हमारा इंडिया का एजेंडा क्या रहेगा G20 में. इट वुड बी इंक्लूसिव, एम्बिशियस एंड एक्शन ओरिएंटेड. दैट इज, हम इंक्लूसिविटी पे काम करेंगे, हम एम्बिशियस एजेंडा होगा हमारा, एंड एक्शन ओरिएंटेड होगा, हम एक्शन पे फोकस करेंगे. ओके. नाउ जस्ट अ सेकेंड. हाँ जी. हाँ. ओके. सो अब थोड़ा सा जान लेते हैं कि G20 है क्या. अब G20 तो हमने देख लिया कि G20 की प्रेसिडेंटशिप है, बट फर्स्टली वी शुड नो व्हाट इज G20. सो G20 was formed in 1999. ठीक है. अंडर द बैकड्रॉप ऑफ फाइनेंशियल क्राइसिस ऑफ द लेट 90s. अब 1990s में, लेट 1990s में एक फाइनेंशियल क्राइसिस आया था साउथ ईस्ट एशिया में और ईस्ट एशिया में. साउथ ईस्ट एशिया एंड ईस्ट एशिया में देयर वाज अ फाइनेंशियल क्राइसिस इन द लेट 1990s. उसके बैकड्रॉप में एक ऑर्गेनाइजेशन सेटअप हुआ 1999 में, दैट वाज G20. एंड इसका मेन गोल क्या था? टू सिक्योर ग्लोबल फाइनेंशियल स्टेबिलिटी. मतलब ग्लोबली फाइनेंशियल स्टेबिलिटी मेंटेन रहे, कोई बड़ा ऐसा क्राइसिस ना आए. उसमें डिस्कशन के लिए डेवलपिंग और मिडिल इनकम कंट्रीज को जोड़ा गया. सो वी कॉल एज दैट वी कॉल एज G20. ओके, अंडरस्टूड. अब G20 के हम मेंबर्स देखेंगे. ओके. मेंबर्स अर्जेंटीना, ऑस्ट्रेलिया, ब्राजील, कनाडा, चाइना, फ्रांस. ये आप एक बार इस लिस्ट पे गो थ्रू कर सकते हैं, ये लिस्ट देख सकते हैं. इसमें इंडिया भी है, यूएस भी है, यूरोपियन यूनियन भी है, यूके भी है, सऊदी अरेबिया भी. सो ये लिस्ट आप देख सकते हैं. वन मोर थिंग, स्पेन. स्पेन एक परमानेंट गेस्ट की तरह इनवाइटेड होता है G20 मीटिंग्स में. ठीक है. ऑल्सो एक फैक्ट जो कि कई बार प्रीलिम्स में पूछ लिया जाता है कि टुगेदर द G20 कंट्रीज इंक्लूड 60% of the world population, 80% of the global GDP and 75% of the global trade. मतलब कि ये जो G20 कंट्रीज हैं, ये मिलाकर 60% बनाती हैं वर्ल्ड पॉपुलेशन का, एंड 80% बनाती हैं ग्लोबल जीडीपी का, और 75% बनाती हैं ग्लोबल ट्रेड का. ऑल्सो वन मोर थिंग विच यू शुड नो इज ट्रोइका. ट्रोइका. अब जैसे इंडिया है, इंडिया से पहले इंडोनेशिया को प्रेसिडेंटशिप मिली थी. अब इंडिया के बाद किसी और कंट्री को प्रेसिडेंटशिप मिलेगी. सो ये जो 3 कंट्रीज हैं,
ये मिला के ट्रोइका बनाती हैं एंड ये आपस में कोलैबोरेट करती हैं सो दैट जो कॉन्टिन्यूटी रहे G20 के एजेंडा में। अब इन्होंने कुछ एजेंडा सेट किया होगा, ये कुछ एजेंडा सेट करेंगे, देन ये कंट्री भी कुछ एजेंडा सेट करेगी, तो ये तीनों आपस में कोलैबोरेट भी करते हैं ताकि एक कॉन्टिन्यूटी मेंटेन रहे। इन्होंने जो एजेंडा सेट किया उसको ये आगे बढ़ाएं, इन्होंने जो एजेंडा सेट किया उसको आने वाली कंट्री आगे बढ़ाए। सो दिस इज ट्रोइका। ये प्रीलिम्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट हो जाता है आपके लिए। नाउ कमिंग टू द नेक्स्ट न्यूज, टाइम टू स्ट्रीमलाइन द प्रोविडेंट फंड पेंशन स्कीम। अब इसमें हमें क्या जानना है कि प्रोविडेंट फंड पेंशन स्कीम में है क्या। ओके, अब प्रोविडेंट फंड पेंशन स्कीम में क्या है। सबसे पहले वी शुड अंडरस्टैंड व्हाट इज एम्प्लॉयज प्रोविडेंट फंड। एक सोशल सिक्योरिटी स्कीम है जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया लाई है। सोशल सिक्योरिटी स्कीम ब्रॉट बाय गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एंड प्रोवाइडेड बाय ईपीएफओ, एम्प्लॉयज प्रोविडेंट फंड ऑर्गेनाइजेशन। तो ये एक कुछ नहीं है, बस एम्प्लॉयज पेंशन स्कीम है, एक टाइप की पेंशन स्कीम है, सोशल सिक्योरिटी स्कीम है, जिसमें आप, आपका एम्प्लॉयर और आप हर महीने अपनी सैलरी का 12% कंट्रीब्यूट करेंगे एंड व्हेन यू रिटायर एट द एज ऑफ 58, उसके बाद ये जो आपने एक्यूमुलेट किया होगा मनी, ये आपको एज अ पेंशन मिलना शुरू हो जाएगा। Understandable? After you retire, you will get this pension amount on monthly basis. So this is Employees Provident Fund. Okay, I hope you understand now. Now, moving to the next topic. Balance fiscal consolidation with growth. Now, fiscal consolidation क्या है and growth क्या है? It is a very good write-up. एक बार I'll suggest you कि ये आप जरूर रीड कीजिए न्यूज़पेपर में। तो अब हम फिजिकल कंसोलिडेशन के बारे में थोड़ा रीड करेंगे बिकॉज इट इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट आपके मेंस के पर्सपेक्टिव से। सो फिजिकल कंसोलिडेशन क्या है? फर्स्ट ऑफ ऑल, इट इज द रिडक्शन इन द अंडरलाइनिंग फिजिकल डेफिसिट। अब बहुत ही इजी लैंग्वेज में आई एक्सप्लेन। फॉर एग्जाम्पल, गवर्नमेंट कुछ एक्सपेंडिचर करती है, ठीक है, 100, एंड गवर्नमेंट के पास रेवेन्यू आता है। अब रेवेन्यू गवर्नमेंट के पास आ रहा है 80, बट गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर कितना कर रही है? 100। तो दैट मीन्स गवर्नमेंट 20 जो वैल्यू है, 20 ज्यादा एक्सपेंडिचर कर रही है रेवेन्यू से, उसको हम कहते हैं फिस्कल डेफिसिट। दैट इज गवर्नमेंट इज इन डेफिसिट। अगर रेवेन्यू ज्यादा होता और एक्सपेंडिचर कम होता, उसको हम कहते हैं सरप्लस। नाउ व्हाट वी आर कॉलिंग इट इज फिस्कल डेफिसिट। सो 20 क्या हो गया? फिस्कल डेफिसिट। अब फिस्कल कंसोलिडेशन क्या है? फिस्कल कंसोलिडेशन है रिडक्शन ऑफ द अंडरलाइनिंग फिस्कल डेफिसिट। मतलब जो आपका फिस्कल डेफिसिट है, दैट इज एक्सपेंडिचर माइनस रेवेन्यू, उसको कम करने को वी कॉल इट फिस्कल कंसोलिडेशन। अब एक ब्रॉडली आपको बता देता हूं कि इट इज अ सेट ऑफ पॉलिसीज। कुछ पॉलिसीज हैं जो कि गवर्नमेंट अंडरटेक करती है फिस्कल डेफिसिट को रिड्यूस करने के लिए एंड एक्यूमुलेशन ऑफ डेट स्टॉक को रिड्यूस करने के लिए। एंड एक और चीज आपने याद रखनी है कि ये पूरा फिस्कल डेफिसिट को एलिमिनेट नहीं करती, फिस्कल डेट को एलिमिनेट नहीं करती, बस इसका काम है फिस्कल कंसोलिडेशन का, टू रिड्यूस योर फिस्कल डेफिसिट। सिंपल। नाउ व्हाट आर द टूल्स ऑफ फिस्कल पॉलिसी? अब गवर्नमेंट की जो फिस्कल टैक्सेशन पॉलिसी है या फिर रेवेन्यू पॉलिसी है, उसको हम कहते हैं फिस्कल पॉलिसी। एंड जो बैंक्स की, आरबीआई की पॉलिसी है, उसको हम कहते हैं मॉनेटरी पॉलिसी। तो फिस्कल पॉलिसी के टूल्स क्या क्या है? गवर्नमेंट कौन से टूल्स यूज करती है फिस्कल पॉलिसी में? फर्स्ट इज गवर्नमेंट स्पेंडिंग, सेकंड इज ट्रांसफर पेमेंट, थर्ड इज टैक्सेस। टैक्सेस आपको पता है, गवर्नमेंट स्पेंडिंग पता है। ट्रांसफर पेमेंट्स आर यूनिलैटरल पेमेंट्स, मतलब जिसका आप कुछ गवर्नमेंट को नहीं दे रहे बट गवर्नमेंट आपको डायरेक्टली कोई बेनिफिट दे रही है, उसको कहते हैं हम ट्रांसफर पेमेंट्स, यूनिलैटरल पेमेंट्स, ठीक है। नाउ फिस्कल डिसिप्लिन, ये एक टर्म आपको याद होनी चाहिए। फिस्कल डिसिप्लिन रेफर्स टू द स्टेट ऑफ एन आइडियल बैलेंस between revenue and expenditure of the government in the economy. So एक ideal balance between revenue and expenditure is known as fiscal discipline. अब इन सब चीजों को इंश्योर करने के लिए 2003 में एक एक्ट लाया गया था। एक सेकेंड, जस्ट अ सेकेंड। हाँ जी, इन सब चीजों को इंश्योर करने के लिए, फिस्कल कंसोलिडेशन एंड सब कुछ, इसके लिए एक एक्ट लाया गया था 2003 में, नोन एज FRBM एक्ट। FRBM एक्ट।
अब FRBM एक्ट क्या है, ये हम डिटेल में किसी और लेक्चर में इकोनॉमिक्स के डिस्कस करेंगे, बट आप इतना जान लीजिए कि FRBM एक्ट इज रिलेटेड टू फिस्कल कंसोलिडेशन एंड रिडक्शन ऑफ फिस्कल डेफिसिट। इतना यू शुड नो, एंड बाकी इसकी डिस्कशन एक सब्जेक्ट स्पेसिफिक डिस्कशन है, वो हम बाद में करेंगे। नाउ, plagiarism and malicious intent, does chat gpt have any ethics problem? अब chat gpt क्या है वो डिस्कस करते हैं पहले। इट इज वेरी मच इन न्यूज, साइंस एंड टेक में आपको पूछा जा सकता है। सो लेट अस डिस्कस चैट जीपीटी एंड उसका एथिकल कंसिडरेशन भी देखेंगे। सो चैट जीपीटी इज नथिंग, इट इज अ लैंग्वेज प्रोसेसिंग मॉडल। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आपको पता होगा कि ह्यूमंस जो ह्यूमंस का माइंड है, ह्यूमंस की इंटेलिजेंस जब एक आर्टिफिशियल मशीन में आ जाए, दैट वी कॉल एज आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। चैट जीपीटी एक लैंग्वेज प्रोसेसिंग मॉडल है जो कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पे बेस्ड है। अब ये नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग है क्या? इट इज द एबिलिटी ऑफ अ कंप्यूटर प्रोग्राम टू अंडरस्टैंड ह्यूमन लैंग्वेज एज इट्स स्पोकन एंड रिटन। मतलब चैट जीपीटी क्या करता है, इट्स बेसिकली ए सॉफ्टवेयर, एआई डेवलप टूल है, एक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस टूल है जो ह्यूमन लैंग्वेज है उसको समझता है एंड उसको प्रोसेस करता है। सो इट्स अ कंपोनेंट ऑफ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, एंड जीपीटी 3 का ये वेरिएंट है, जेनरेटिव पर्टेन्ड ट्रांसफॉर्मर 3 मॉडल। ठीक है, एंड इसको ट्रेन किया गया टू प्रोसेस अ मैसिव अमाउंट ऑफ टेक्स्ट डेटा। एंड ये क्या करता है, टेक्स्ट डेटा हमने दिया उनको, हमने अपनी लैंग्वेज में चैट जीपीटी सॉफ्टवेयर में कुछ पूछा, तो वो ह्यूमन लाइक रिस्पॉन्सेज देगा। फॉर एग्जाम्पल, आपने कोई ऐसे लिखना है, तो आपने चैट जीपीटी प्लेटफॉर्म में डाल दिया कि प्लीज राइट अ ऐसे फॉर मी ऑन ऑन पैट्रियोटिज्म। ठीक है, राइट एन ऐसे फॉर मी ऑन पैट्रियोटिज्म। तो चैट जीपीटी आपको ह्यूमन लाइक रिस्पॉन्स देगा एंड दे विल राइट अ ऐसे फॉर यू। सो ये एक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस टूल है, अंडरस्टैंड? ओके। The answers provided by this chat box are intended to be technical and free of jargon। मतलब फ्री ऑफ जार्गन मतलब कि नॉर्मल ह्यूमंस जैसे बात करते हैं वैसे ही इनके आंसर्स भी होंगे। ओके, एंड इट कैन ऑल्सो प्रोवाइड रिस्पॉन्सेज दैट साउंड्स लाइक ह्यूमन स्पीच, enabling natural dialogue between users and virtual assistant। I hope you are understanding what is chat gpt। अब नेक्स्ट हम चीज देखते हैं कि चैट जीपीटी कैसे हमें हेल्प करता है। इट इज मच मोर देन अ चैट बॉक्स, ये भी आपको याद होना चाहिए कि इट इज मच मोर देन अ चैट बॉक्स। फॉर एग्जाम्पल, इट कैन बी आस्क्ड टू राइट अ प्रोग्राम और डिलीवर अ सिंपल सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन। अब मैंने आपको बताया था कि आपने ऐसे लिखवाना है, तो इट इज मोर देन अ चैट बॉक्स, ये आपकी काफी ह्यूमन जैसे काम कर सकता है एंड काफी रेंज ऑफ टास्क ये कर सकता है। फॉर एग्जाम्पल, लैंग्वेज ट्रांसलेशन, टेक्स्ट समराइजेशन, सेंटिमेंट एनालिसिस, बहुत सारे। अब ये सब तो हमने समझ लिया कि व्हाट इज चैट जीपीटी। नाउ लेट अस अंडरस्टैंड इसमें एथिकल इश्यूज क्या है। फर्स्ट ऑफ ऑल, ये मैंने आपको बताया कि वो एसेज लिख सकते हैं। तो जो टीचर्स एंड एकेडमिशियंस हैं, उन्होंने एक्सप्रेस किया है कंसर्न कि उनको ये पता नहीं चल पाएगा कि जो चैट जीपीटी ने ऐसे लिखे हैं वो प्लेजराइज्ड हैं कि नहीं। दैट मीन्स स्टूडेंट्स क्या करेंगे, स्टूडेंट्स चैट जीपीटी को बोल देंगे कि एक नॉन प्लेजराइज्ड ऐसे लिख दो, एंड स्टूडेंट्स अपने स्कूल में या कॉलेज में जाके सबमिट कर देंगे। सो इट विल बी रॉन्ग। So chat GPT is promoting this plagiarism and all those other things. Okay, so teachers and academicians का ये एक concern है। One more thing is, it is capable of generating authentic sounding news reports। अब authentic sounding news reports क्या है कि मतलब जो न्यूज जो सच लगे बट सच है नहीं, वो ऐसी न्यूज जो सच लगे बट सच है नहीं। मिस इन्फॉर्मेशन स्प्रेड होगी उससे, फेक न्यूज एंड वायलेंस स्प्रेड होगा, फेक न्यूज स्प्रेड होगी एंड वायलेंस स्प्रेड होगा। अब रिसेंटली कुछ यूजर्स ने बोला कि चैटबॉट हेल्प देम टू राइट मेलिशियस कोड। मतलब कुछ गलत चीजें, कुछ गलत कोड्स उन्होंने, फॉर एग्जांपल प्राइवेसी को ब्रीच करने के लिए, हैकिंग के लिए चैटबॉट ने कुछ वो लिख दिए, कोड्स लिख दिए। सो ये एक एथिकल कंसर्न है कि इज इट राइट और इज इट नॉट। सो ये सारी चीजें एक एथिकल कंसर्न में इसका आ जाती हैं चैट जीपीटी की। ओके, नाउ let us discuss the most important topic, शुक्रियान।
शुक्रयान 1, दैट इज द वीनस मिशन। तो इसरो लाइकली टू पुश वीनस मिशन टू 2031। ओके, 2031 में अब शुक्रयान 1 मिशन क्या पता हो। सो पहले वी शुड अंडरस्टैंड कि इसरो, इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन को अभी तक इंडियन गवर्नमेंट से अप्रूवल नहीं मिला है दिस वीनस मिशन के लिए, एंड इसकी वजह से ये 2031 में अब पोस्टपोन हो सकता है। एंड शुक्रयान 1, शुक्रयान मतलब शुक्र, अब इसका इंग्लिश में संवाद है वीनस मिशन। सो शुक्रयान 1 इज ऑल्सो नोन एज वीनस मिशन। ये एक ऑर्बिटर मिशन है, दैट इज वीनस ऑर्बिटर मिशन, वॉर्म। ठीक है, अब इसके पेलोड्स क्या होंगे, दैट इज ये क्या क्या जाने वाला है इस मिशन में, ऊपर क्या जाएगा, एक हाई रेजोल्यूशन सिंथेटिक रेडार, ठीक है, एंड एक ग्राउंड पेनिट्रेटिंग रेडार, ये दो चीजें जाने वाली है। एंड इस मिशन में होगा क्या, दे आर एक्सपेक्टेड टू स्टडी वीनस जियोलॉजिकल एंड वोल्केनिक एक्टिविटी। उसमें जो विंड स्पीड है, क्लाउड कवर है, प्लानिटरी कैरेक्टरिस्टिक्स है, वो हम वीनस के इसमें देखने वाले हैं। ओके, अब इसकी ऑप्टिमल लॉन्च विंडो जिसमें आप वीनस ऑर्बिटर मिशन को लॉन्च कर सकते हैं, वो हर 19 मंथ्स में आती है। 19 मंथ्स बाद ऐसा टाइम आता है कि जहां पे आप अर्थ से वीनस, ये वीनस ऑर्बिटर मिशन भेज सकते हैं। ओके, अब वीनस इज ऑल्सो कॉल्ड अर्थ ट्विन। वीनस प्लैनेट इज ऑल्सो, अब जैसे वीनस कौन सा प्लैनेट है, एम माई वेरी एफिशिएंट मदर, ठीक है, मरकरी, वीनस, अर्थ। ओके, सो वीनस इज द सेकंड प्लैनेट। अब वीनस इज वेरी हॉट, एक्सट्रीम सरफेस है, एक्सट्रीम सरफेस हीट इज देयर इन वीनस, एंड डेंस टॉक्सिक एटमॉस्फेयर है वीनस का। एंड अर्थ का ट्विन भी कहा जाता है बिकॉज साइज एंड स्ट्रक्चर सेम है वीनस का अर्थ से। साइज इज नॉर्मली सेम वीनस का, एंड स्ट्रक्चर इज ऑल्सो सेम, so that is why it is known as Earth's twin. Now, Supreme Court to hear Google's plea in 1337 crore penalty case. अब कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया एक ऑर्गेनाइजेशन है जिन्होंने गूगल के ऊपर पेनल्टी लगाई बिकॉज ऑफ एंटी कॉम्पिटिटिव एक्टिविटीज। अब ये क्यों लगाई, एंड कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया करती क्या है, व्हाट इज देयर रोल, दैट वी विल डिस्कस इन डिटेल नाउ। ओके, कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया, फर्स्ट ऑफ ऑल यू शुड नो इट्स अ स्टैट्यूटरी बॉडी, दैट इज गवर्नमेंट के स्टैट्यूट से ये बनी है, एंड इट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर इन्फोर्सिंग कंपटीशन एक्ट 2002। कंपटीशन एक्ट 2002 का जो था उसको इन्फोर्स करने के लिए ऑर्गेनाइजेशन बनाई गई है कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया, एंड इट वाज ड्यूली कॉन्स्टिट्यूटेड इन मार्च ऑफ 2009। 2009 मार्च में ये बनाई गई थी टू इन्फोर्स कंपटीशन एक्ट ऑफ 2002। अब एक एक्ट थी मोनोपोलीज एंड रिस्ट्रिक्टिव ट्रेड प्रैक्टिसेस एक्ट 1969, उसको रिप्लेस करके एक एक्ट आई दैट वाज नोन एज कंपटीशन एक्ट 2002। एंड ये किसने रिकमेंड किया था, राघवन कमेटी ने। ये आपको एज अ प्रीलिम्स में फैक्ट इंपॉर्टेंट हो सकता है। द एक्ट प्रोहिबिट्स, अब एक्ट में क्या क्या मना है, एक्ट ने क्या क्या बोला है, एक्ट प्रोहिबिट्स एंटी कॉम्पिटिटिव एग्रीमेंट्स। एंटी कॉम्पिटिटिव एग्रीमेंट्स मतलब कि आपने किसी, एक बहुत बड़ी कंपनी है, उसने एक और बहुत बड़ी कंपनी के साथ एक बहुत बड़ी ज्यादा एग्रीमेंट साइन कर ली जिससे उस इंडस्ट्री में कंपटीशन खत्म हो गया, तो वो एंटी कॉम्पिटिटिव एग्रीमेंट बन गई। एंड दिस यू कांट डू इन इंडिया बिकॉज इंडिया में व्हाट इज इनकरेज्ड, कंपटीशन इज इनकरेज्ड। ओके, ऑल्सो abuse ऑफ डोमिनेंट पोजिशन बाय द एंटरप्राइज, मतलब अगर एक डोमिनेंट पोजिशन है एक कंपनी की, उसको अगर वो अब्यूज कर रहे हैं, लोग स्मॉल बिजनेसेस को बुली कर रहे हैं, उनको हरास कर रहे हैं, सो इट इज प्रोहिबिटेड अंडर द कंपटीशन एक्ट। ऑल्सो इट रेगुलेट्स द कॉम्बिनेशंस, मर्जर्स, एक्विजिशंस, एक्वायरिंग ऑफ कंट्रोल, मतलब दो फर्म्स अगर मर्ज हो रही हैं, एक्विजिशन हो रही है किसी कंपनी की, उसको भी ये रेगुलेट करती है कि कोई एंटी कॉम्पिटिटिव एक्टिविटी तो नहीं हो रही। सो ये कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया का रोल है। नाउ मूविंग टू अनदर न्यूज टॉपिक, exports dropped by 12.2% in a year on slow demand। अब एक्सपोर्ट्स और इंपोर्ट्स का थोड़ा सा हम पढ़ लेते हैं कि इंडिया सबसे ज्यादा एक्सपोर्ट कौन सी आइटम करता है।
अब एक चीज तो आपको पता होगी, पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स इंडिया काफी एक्सपोर्ट करता है। प्रीशियस स्टोन्स हमारी कंट्री में काफी पॉपुलर है, सो वी एक्सपोर्ट देम। ड्रग फॉर्मुलेशंस एंड बायोलॉजिकल्स, ये इंडिया एक्सपोर्ट करता है। गोल्ड इंडिया एक्सपोर्ट करता है। एंड प्रीशियस मेटल्स एंड प्रीशियस स्टोन्स, ये इंडिया की टॉप एक्सपोर्टेड कमोडिटीज में आता है। ऑल्सो एक चीज आपको पता होनी चाहिए, इंडियाज मर्चेंडाइज एक्सपोर्ट्स आर लेस देन इट्स मर्चेंडाइज इंपोर्ट्स। मर्चेंडाइज मतलब जो फिजिकल गुड्स होते हैं, सो गुड्स का एक्सपोर्ट्स इज लेस देन गुड्स का इंपोर्ट्स इंडिया में। और ये आपको एक फैक्ट याद होना चाहिए फॉर प्रीलिम्स। अब टॉप इंपोर्टेड आइटम्स इंडिया में क्या हम इंपोर्ट करते हैं? वी इंपोर्ट क्रूड पेट्रोलियम सबसे ज्यादा, देन गोल्ड भी हम बहुत ज्यादा इंपोर्ट करते हैं, पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स ऑल्सो, देन कोल, कोक, ब्रिकेट्स, ये सारी चीजें हम इंडिया में बहुत ज्यादा इंपोर्ट की जाती है। अब इसमें एक फैक्ट आपको याद रखना है कि इंडियाज सर्विस एक्सपोर्ट्स आर मोर देन इट्स सर्विस इंपोर्ट्स। मतलब इंडिया जितनी सर्विसेज को एक्सपोर्ट करता है उससे कम सर्विसेज को इंपोर्ट कर रहा है। सर्विसेज एक्सपोर्ट्स आर मोर, दिस मीन्स इंडिया इज हैविंग अ नेट सर्विस सरप्लस। ओके, सो ये एक आपको चीज पता होनी चाहिए एक्सपोर्ट्स एंड इंपोर्ट्स के बारे में, नॉर्मल सी चीज। नाउ कमिंग टू क्वेश्चन ऑफ द डे। Competition Commission of India is a parliamentary committee. It's a NGO, non-governmental organization. It's a constitutional body और it's a statutory body. इसका आंसर आप कमेंट सेक्शन में दीजिए एंड मैं बता दूंगा आपको कि व्हाट इज द करेक्ट आंसर इन कमेंट सेक्शन। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस लेक्चर। आई होप आपको कुछ सीखने को मिला होगा। आप अपने फ्रेंड्स के साथ इस लेक्चर को शेयर कर सकते हैं सो दैट दे ऑल्सो लर्न एंड दे ऑल्सो डेवलप अ हैबिट डेली न्यूज़पेपर एनालिसिस एंड न्यूज़पेपर पढ़ने की। ओके, आई होप आप सबको समझ आया होगा कुछ इस लेक्चर से एंड फ्रूटफुल रहा होगा आपके लिए। हैव अ वेरी वेरी नाइस डे। ऑल द बेस्ट फॉर योर प्रिपरेशन। टेक केयर।